आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ लॉ फाउंडेशन बैच का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम डील करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 से। लेक्चर नंबर 9 में आज हम बात करेंगे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जब बात होती है कि कोई चीज के होने पे आपका कॉन्ट्रैक्ट निर्भर है तो उसी को आज हम पढ़ेंगे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग सेक्शन 31 से 36 तक कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। अगर आप लोगों को ध्यान है और आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड है जो कि पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स पे, पूरी की पूरी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई करता है थ्रू आउट इंडिया। फिर हम लोगों ने सेक्शन 2 पढ़ा जहां पे हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज या फिर इंटरप्रिटेशन क्लॉज को पढ़ा और डिटेल में समझा कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी कि अगर आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस करना है तो उसका कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। तो रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, रूल्स ऑफ रेवोकेशन पढ़े, ये समझा कि अगर एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो उस एक्सेप्टेंस को अनक्वालिफाइड होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 10 को पढ़ा जहां पे हमने बात करी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के। जब अग्रीमेंट बन जाता है तो अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट की जो जर्नी है उसको हम लोगों ने समझा कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, जिसमें हमने पढ़ा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 लोगों के द्वारा होना चाहिए, मिनिमम 2 पीपल आर नीडेड, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। जब हमने ये सब कुछ सेक्शन 10 में पढ़ा तो ऑब्वियसली हम लोगों ने इसके बाद क्या शुरू किया, हमने पढ़ा कि कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैपेसिटी कौन से लोगों की फ्री होती है वो पढ़ा। फिर हम लोगों ने कंसेंट को पढ़ा और फ्री कंसेंट पढ़ा जहां पे हम लोगों ने सेक्शन 22 तक कवर कर लिया था, जहां पे हमने बात करी कि फ्री कंसेंट वही कंसेंट होता है जो कि कोई भी बंदा देता है जिसके ऊपर कोई कोर्जन नहीं हो रहा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही, फ्रॉड नहीं हो रहा या मिस्टेक नहीं हो रहा। इसके बाद हम लोगों ने डील किया था कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं और बीच में हम लोगों से स्किप हो गया था सेक्शन नंबर 23 जो कि कंसिडरेशंस के बारे में बात करता है। तो इसके बाद हम लोगों ने वॉइड एग्रीमेंट्स पढ़ा जो कि हमने पढ़ा कि सेक्शन 24 पढ़ा, सेक्शन 24 से लेके 30 तक हमने पढ़ा, वेजरिंग एग्रीमेंट्स पढ़ा और आज हम लोग वेजरिंग और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। इसके बाद पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंसिडरेशन के लेके पढ़ा और समझा कि कंसिडरेशन क्या होती है, डिफरेंट लोगों ने उसकी क्या डेफिनेशन दी है, सेक्शन 2D कंसिडरेशन को क्या डिफाइन करता है, ये सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आज हम लोग अपनी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जर्नी है, जो हम बेयर एक्ट से अगर हम बात करेंगे, हम एक एक सेक्शन कवर करना चाहते हैं, तो आज हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कवर करेंगे जहां पे ये चैप्टर नंबर है आपका, चैप्टर नंबर है 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आप बेयर एक्ट को उठा के देखोगे और हम बात करेंगे आज सेक्शन नंबर 31 से लेके 36 तक की और डील करेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो और अपनी स्टेट का पीटी का या फिर मेंस का पेपर लिखने वाले हो तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखोगे तो आप देख लोगे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, कई बार हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आता है। क्लैट एस्पिरेंट हो या फिर आप स्लैट का पेपर, आईलेट का पेपर या कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखने वाले हो तो भी आपके लिए जरूरी है कि इन टर्म्स को आप समझ लें, इन टर्मिनोलॉजीज को आप समझ लें, सो दैट जब आप वो बड़े बड़े पैसेजेस लिखेंगे, उन पैसेजेस के आंसर्स को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को तकलीफ ना हो और झटपट से आपके आंसर सॉल्व हो जाए। अगर LLB स्टूडेंट हो और आपके सेमेस्टर एग्जाम में इस बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये सब्जेक्ट है तो आपको पता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आना पक्का है, बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर के अंदर भी पूछा गया है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज का ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर शुरू करने वाले हैं और देखेंगे कि हम लोग आज क्या क्या कवर करेंगे। इन चीज़ों को हम लोग बहुत सारे इलस्ट्रेशंस के माध्यम से, बहुत सारे केस लॉस के माध्यम से करेंगे जिससे कि हम लोग को अगर कॉन्सेप्ट भूल भी जाए बट ये कहानी, ये एग्जाम्पल हम लोग अपने दिमाग में बिठा लेंगे। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कैसे इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एक वेजरिंग अग्रीमेंट से, जो कि हम लोग सेक्शन 30 के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फिर आप लोग अपने लॉ स्कूल में भी पढ़ के आए होंगे। इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के वो समझेंगे। इन्फोर्समेंट करानी हो अगर एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तो कैसे होगी उसको भी आज हम समझेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कब वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, मतलब उसकी कोई भी लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं होगा, लीगली अनइन्फोर्सिएबल होगा। ठीक है,
और इसके बाद हम लोग कमर्शियल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। बट इससे पहले कि हम लोग आगे के 2 स्टेप लें, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग करते हैं रिकैप। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डील किया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन को पढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना है ये चीज कि सबसे पहले होती है एक ऑफर और उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है। इस ऑफर और एक्सेप्टेंस के अंदर आप जब ऑफर में एक्सेप्टेंस मिला देते हो तो आपका बनता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस के अंदर जब आप मिलाते हो कंसिडरेशन तो बनता है आपका अग्रीमेंट। तो जब हमने कंसिडरेशन पढ़ा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन 10 और हमने ये पढ़ा कि कंसिडरेशन एक इसेंशियल एलिमेंट है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का होने का। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कंसिडरेशन को सेक्शन 2D के अंदर डिफाइन किया गया है और ये क्या बोलता है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो बेसिकली कंसिडरेशन का डिजायर ऑफ द प्रोमिसर पे होना बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट कि कंसिडरेशन फ्लो करना चाहिए एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। उसके बाद हम लोगों ने काफी सारे लोगों की डेफिनेशंस पढ़ी, जिसमें से मैंने आपको बताया कि पोलॉक की डेफिनेशन मेरी फेवरेट है, जो कि कहता है कि कंसिडरेशन क्या है, प्राइस ऑफ एनीथिंग। पर किसी भी चीज की प्राइस जो होती है वो होता है आपका कंसिडरेशन। तो बेसिकली अगर ए डील करता है कि मैं अपना घर बेचूंगा, सेल हाउस, तो बी को कुछ तो कैश देना पड़ेगा, कुछ तो कैश देना पड़ेगा। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द हाउस इज योर कंसिडरेशन। अगर एक अग्रीमेंट आपके कंसिडरेशन के बिना है तो वो कंसिडरेशन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन आप लोगों ने पढ़ा इज वॉइड। साथ ही में आपने इसकी एक्सेप्शंस पढ़ी, वो क्या पढ़ी आपने, अगर कोई चीज नेचुरल लव एंड अफेक्शन से हो रही है और वो क्या है, रिटन है और रजिस्टर्ड है, अगर कोई वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइडेड है इन पास्ट, या फिर अगर कोई प्रॉमिस है कि आप कॉम्पनसेशन करोगे टाइम बाद डेट का। ये 3 चीजें आपने पढ़ी। उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन में आपने पढ़ा कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचरिस्टिक भी हो सकता है। आपने ये भी पढ़ा कि कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है और एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। इन सबको हम लोगों ने डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसके बेसिस पे हमने काफी सारे केस लॉस करे थे और काफी सारी इलस्ट्रेशंस भी करी थी। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर आपका कंसिडरेशन नहीं है तो वो अग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइड अग्रीमेंट माना जाएगा। बेसिकली आपको किसी भी चीज का प्राइस देना, उसकी वैल्यू देना जरूरी है। बट एक चीज को जो ध्यान रखना है वो क्या है कि अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन आइज ऑफ लॉ। वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है और सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मेरा फ्री कंसेंट नहीं था, तो आप क्या देख सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि क्या पता इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल भी हुआ हो, जो हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने क्या किया था, अपना चैप्टर अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला हमने फ्री कंसेंट का चैप्टर पढ़ा था। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमने आज क्या कवर करना है। तो अब जब हमने रिकैप कर लिया है तो अब हमें क्या समझना है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या कहता है। तो कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है, पहले इस वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। कंटिंजेंट का मतलब है जब कोई भी इवेंट या फिर सिचुएशन के ऊपर आपकी कोई चीज डिपेंड करती है। तो बेसिकली व्हेन ऑन एन इवेंट या फिर एक सिचुएशन इज कंटिंजेंट, इट डिपेंड्स ऑन सम अदर फैक्टर या फिर इवेंट। एग्जाम्पल, मनी करना, मनी को कमाना, पैसे कमाना कंटिंजेंट है किस चीज के ऊपर, जब तक आपको गुड पेइंग जॉब नहीं मिलेगी, आप मेहनत नहीं करोगे या फिर आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होगे, आप पैसा नहीं कमा सकते। तो मेकिंग मनी इज डिपेंडेंट ऑन अ गुड पेइंग जॉब। तो कंटिंजेंट का क्या मतलब है, जब आपकी जो सिचुएशन है वो डिपेंडेंट है ऑन सम अदर फैक्ट या फिर इवेंट। ठीक है, कंटिंजेंट का मतलब है कि इनफोर्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करती है अपॉन हैपनिंग या फिर नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो बेसिकली इनफोर्स होगा या फिर नहीं होगा विल डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ओके, तो आपको क्या समझना है कि when the contract is dependent और या फिर conditional है on the happening या फिर non happening of a certain event, जो कि एक future event है, जो कि क्या है, एक future event है, तो हम कहते हैं कि ये जो contract होता है, ये जो contract होता है, ये अपने आप में contingent contract होता है। बेसिकली आप कह सकते हो कि contingent contract अपने आप में एक conditional contract भी होता है, जो कि dependent है on some uncertain nature की चीज, जो कि dependent है on some uncertain future की चीज।
ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है सब्जेक्ट टू अ सर्टेन या फिर एब्सोल्यूट टाइप ऑफ अ कंडीशन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन द कंडीशन ऑफ इट इज ऑफ अनसर्टेन नेचर, तभी आप उसको बोल सकते हो कि वो कंटिंजेंट है। अगर वो जो कंडीशन है आपकी वो कंडीशन सर्टेन है या फिर वो एब्सोल्यूट टाइप की कंडीशन है, तो आप क्या नहीं बोल सकते हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। बट जब अनसर्टेन कंडीशन है, अनसर्टेन नेचर की कंडीशन है, तभी हम बोलेंगे कि ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, ये क्या है, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की है। ठीक है। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि हमारे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बोलो, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बोलो, जो कि डिपेंड करता है पेमेंट ऑफ मनी ओनली आफ्टर अ सर्टेन इवेंट हैपेंड और लॉस इज कॉज्ड एंड देयरफॉर दे आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली जो हमारे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पे आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो या फिर इंडेमनिटी के लिए कुछ पैसे देखते हो, और वो इवेंट कब होता है, ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट विच वे हैपन और नॉट हैपन, तभी वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बट लाइफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इवेंट ऑफ डेथ इज नॉट एन अनसर्टेन इवेंट। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं मेडिक्लेम या फिर हम बात कर रहे हैं फायर इंश्योरेंस की, फायर इंश्योरेंस की या फिर किसी थेफ्ट इंश्योरेंस की, ये सब तो है डिपेंडेंट ऑन अनसर्टेन इवेंट्स। अनसर्टेनिटी है कि चोरी होगी या नहीं होगी, फायर लगेगी या नहीं लगेगी। बट लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जहां पे आप अपनी लाइफ को इंश्योर करते हो, वो अपने आप में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जो डेथ है इज नॉट एन अनसर्टेन इवेंट। डेथ तो इवेंचुअली आनी ही आनी है, तो डेथ इज नॉट एन अनसर्टेन इवेंट, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। बट बाकी इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिपेंडेंट है, सबसे पहले एक फ्यूचर इवेंट होना चाहिए, फ्यूचर इवेंट जो कि अनसर्टेन है। तो आपको जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है वो है ये, नॉर्मली सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस या फिर इंडेमनिटी aim at payment of money only after a certain event happened or loss is caused and therefore they are all contingent contracts। तो बेसिकली इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, ये सारे क्या है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, और यही हमारे क्वेश्चन पेपर में आती है कि लाइफ इंश्योरेंस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, और आपके दिमाग में रहता है कि इंश्योरेंस तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। बट क्या ध्यान रखना है, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है, डबल श्योर रहना है। ठीक है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कोई फ्यूचर इवेंट की बात हो रही है, डिपेंडेंस है, आपकी डिपेंडेंस है ऑन सम फ्यूचर इवेंट। ठीक है। बट अ कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्सो रिलेट टू एन इवेंट विच हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड द ओनली अनसर्टेन थिंग इज दैट आपको उसके कॉन्सिक्वेंस, आपको उसके रिजल्ट के बारे में नहीं पता है। तो जब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इवेंट की, तो हो सकता है कि कोई पास्ट इवेंट भी हो बट आपको नहीं पता कि क्या रिजल्ट था उसका, तो भी उसमें कंटिंजेंसी की बात हो सकती है। सेक्शन 31 जो है, सॉरी, सेक्शन 31 जो है वो एम्फसाइज करता है कि कंटिंजेंसी कॉन्टेम्पलेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो सब्सिडरी या फिर वो उसके साथ की होनी चाहिए, जो कि कंडीशन है, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंटिंजेंट है। ठीक है। मीन्स कि अ कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी अरिजन या फिर सब्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज देयर बट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिमांडेड अनलेस कंटेम्पलेटेड इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, सब्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, बट उसकी परफॉर्मेंस आप तब तक नहीं डिमांड कर सकते जब तक वो जो कंडीशन है ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट हो। तो क्या जरूरी है कि वो कंडीशन का होना जिसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है, जो कंडीशन क्या है, कंटिंजेंसी की कंडीशन है, जिसके ऊपर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट का डिपेंडेंस है। ठीक है। तो सच अ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ प्रपोजल व्हिच डज नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जब तक वो कंडीशन को फुलफिल ना करो। तो क्या देखना है, दो कंडीशंस है, एक जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी इन प्लेस, कॉन्ट्रैक्ट अरिजन है, और यहाँ पे कोई एक कंडीशन है जो कि कंटिंजेंट है, जो कि हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग, हैपन या फिर नॉन हैपन। ठीक है। और दूसरी सिचुएशन है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं अराइज हुआ, यहाँ पे ऑफर की स्टेज पे ही है, ऑफर की स्टेज पे ही है। फर्दर अगर एक ऐसा केस है जहाँ पे
where the event consists in performance of a contract itself by one party, it is not a contingent contract. जहाँ पे वो event जो है वो performance of the contract की बात ही हो रही है, वही अपनी पार्टी के द्वारा होना है, तो वो अपना एक contingent contract नहीं होगा. जैसे कि एक contract है to buy a land which is under dispute made by a party to the dispute and to become operational if he wins the case is a contingent contract because उसकी performance किस पे dependent है, upon the result of the case. तो क्या देखना है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आप एक प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हो और आपका उसके डिपेंडेंट किस पे है, रिजल्ट ऑफ द केस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये क्या है, ये अनसर्टेन है. यहाँ पे विन भी हो सकता है और लूज भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. तो ये क्या हो गया, ये एक अनसर्टेन इवेंट हो गया और ये अपने आप में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ठीक है. अ कॉन्ट्रैक्ट विल नो लेस बी अ कंटिंजेंट वेयर द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट ऑफ द कंटिंजेंसी डिपेंड अपॉन द विल ऑफ अ पार्टी. अगर वो जो डिपेंडेंसी है, वो जो हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है, वो डिपेंड करता है विल ऑफ द पार्टी के ऊपर, तब वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप विल को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, तो ये अपने आप में अनसर्टेन नहीं है. अ कॉन्ट्रैक्ट the performance of which depends upon the promisee's marriage is a contingent contract, क्योंकि उसकी मैरिज होना is exclusively within his control. ठीक है. Generally, condition which is collateral to the performance of a contract is a condition precedent that has to be satisfied. क्या ध्यान रखना है कि अगर एक कंडीशन कोलैटरल है, कोलैटरल का क्या मतलब है, उसकी सब्सिडरी है, उसकी साथ की है, अगर वो कंडीशन इज कोलैटरल टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट है और वो कंडीशन प्रेसिडेंट है, तो उसको सेटिस्फाई करना भी जरूरी है. First and then performance can be demanded. It has to be distinguished from a condition subsequently, namely a condition which has to be satisfied after the formation of a contract. क्या समझने की बात है, दो सिचुएशंस है. कभी कभी ये होता है कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ कंडीशंस इससे पहले की होती हैं, तो इसको कहोगे प्रेसिडेंट कंडीशन, जिसको पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करना है और उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई करना है. बट कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि सब्सिक्वेंट कंडीशंस होती हैं. सब्सिक्वेंट कंडीशंस, उसमें पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई करना होता है और उसके बाद ही उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है. बेसिकली पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा और उसके बाद वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी. ठीक है. तो जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अपने आप अराइज कर जाता है बट इज लाइबल टू बी डिफीटेड एट द हैपनिंग ऑफ सम सब्सिक्वेंट कंडीशन, इट विल नॉट बी अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो सब्सिक्वेंट कंडीशन है. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है बट उसका डिपेंडेंट है, वो डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग ऑफ सम सब्सिक्वेंट कंडीशन, तो वो अपने आप में एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये एक सब्सिक्वेंट कंडीशन होगी. तो इसेंशियल्स क्या है कि देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, और इट मस्ट डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, जो कि एक अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए. ये किसी भी पार्टी के विल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. इवेंट जो है वो कोलैटरल होना चाहिए या इंसिडेंटल होना चाहिए टू दैट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. तो इवेंट को कोलैटरल होना या फिर इंसिडेंटल होना बहुत जरूरी है जब हम एक बात कर रहे हैं कि आपका एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है. ठीक है. अब क्या समझना है कि कोलैटरल, जब हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, कोलैटरल का मतलब क्या होता है, कोलैटरल है जो कि सब्सिडरी है या फिर डिपेंडेंट है. ओके, डिपेंडेंट है. ठीक है. अब सेक्शन 31 हमारा क्या कहता है, सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है और डिफाइन करता है कि मेरे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं. और वो क्या कहता है, वो कहता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे टू डू और नॉट टू डू समथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ या नॉट हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट जो कि अनसर्टेन है. तो ध्यान से अगर आप समझो, टू डू और not to do dependent collateral happening or not happening of an event. ओके. अब सिंपल वर्ड्स में जहां पे
once where the promisor performs his obligation only when certain conditions are met, जहां पे अगर तो बारिश होगी तो मैं ये चीज करूंगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अगर आग लगेगी तभी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, इंडेमनिटी, गारंटी आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बट अब आप लोग इस सिचुएशन पे मुझे इस स्टेज पे आके बताओ कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सेप्शन है, जो कि एक्सेप्शन कौन सा है, जो कि नॉट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। आप लोग मुझे कहाँ बताओगे लिख के, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि नॉर्मली सारे के सारे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बट एक एक्सेप्शन जो हमने अभी पिछली कुछ स्लाइड्स में पढ़ी है कि वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट तो है बट वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये चीज बताएं। ठीक है, तो जैसे कि ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी 20,000 इफ बीज हाउस इज बर्न, दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हो गया, फायर इंश्योरेंस, जैसे कि अगर आपके घर में आग लगेगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी। तो दिस डिपेंड्स, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, केस पढ़ते हैं चंदूलाल हरजीवन दास वर्सेस सीआईटी। इन दिस केस क्या बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अपने आप में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दे डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज एन अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, अब क्या समझना है, सेक्शन 30 में हम लोगों ने वेजरिंग पढ़ा था, जैसे कि हमने बेट पढ़ा था, सट्टेबाजी पढ़ा था, जहां पे लक का बात होती है। बट वेजरिंग में हम लोगों ने किसको एक्सक्लूड कर दिया था, हॉर्स रेसिंग को एक्सक्लूड कर दिया था, या फिर अगर आप कोई क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करते हो उसको एक्सक्लूड कर दिया था। तो वेजरिंग अग्रीमेंट को बोला गया कि वेजरिंग अग्रीमेंट तो वॉइड होते हैं, उनको आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा नॉक नहीं कर सकते। वाइल ऑन द अदर हैंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये सारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये सब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है इज मेयरली अ कोलैटरल, वेयर एज जो वेजरिंग अग्रीमेंट है वहां पे अनसर्टेन इवेंट इज द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो यहाँ पे जो भी अनसर्टेन इवेंट है वो क्या है, वो एक कोलैटरल है, वो एक कोलैटरल, एक सब्सिडरी, एक साथ की डिपेंडेंट की चीज है। बट वेजरिंग अग्रीमेंट में जो अनसर्टेन इवेंट है वही हमारा डिटरमाइनिंग फैक्टर है, वही हमारा मेन इवेंट है। ठीक है, वेजरिंग में parties are not interested in occurrence of the event except for winning or losing the best amount, while in contingent contracts parties have a real interest in the occurrence or non occurrence of the thing। अब वेजरिंग में क्या होता है, जहाँ पे हम बेट की बात कर रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट में आपने पैसा लगाया है, तो आपको ये बात पता होगी कि क्रिकेट में जब लोग पैसा लगाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इंडिया जीत रही है या नहीं जीत रही, उनको फर्क पड़ता है बस कि क्या वो जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे, क्या उनका पैसा जो कि लक के ऊपर डिपेंडेंट था वो जीत रहा है या नहीं जीत रहा। बट जब हम बात करते हैं एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, वहां पे रियल इंटरेस्ट किस चीज में होता है, अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ अ थिंग। सारे के सारे वेजर अग्रीमेंट्स जो है, वेजर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बट सारे के सारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट बाय द मींस ऑफ वेजर। ठीक है, अब एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों को ये एग्जाम्पल्स के साथ हमें ये डिस्टिंक्शन की टेबल पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको कई बार ये बात बता चुकी हूँ, जब बेसिस के साथ डिफरेंस लिख के आओगे तो पेपर सेटर जो है वो बहुत खुश हो जाएगा और आपको अच्छे से नंबर देगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा मीनिंग का। मीनिंग का पॉइंट क्या कहता है, मीनिंग का पॉइंट ये कहता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग जो कि डिपेंडेंट है ऑन अ कोलैटरल इवेंट दैट इज हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, वेजरिंग की बात करें तो वेजरिंग अग्रीमेंट प्रॉमिस होता है टू गिव मनी और मनी इज वर्थ विद रेफरेंस टू एन अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। तो वेजरिंग अग्रीमेंट में क्या हो रहा है, आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप पैसा दोगे या पैसे की वर्थ दोगे ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की बात करें तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है। वेजरिंग अग्रीमेंट के अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है जहां पे आप डील करते हो कि मैं तुझे पैसा दूंगा अगर इंडिया जीत गई, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा अगर श्रीलंका जीत गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो रहे हैं। अनसर्टेन इवेंट की अगर बात करें तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में द इवेंट इज कोलैटरल, जो अनसर्टेन इवेंट है वो कोलैटरल है, बट uncertain event is the main factor, the core factor in a wagering contract. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी अ वेजरिंग इन नेचर, बट वेजरिंग अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो सब कंटिंजेंट है इन नेचर।
इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अगर आप देखो तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का इंटरेस्ट है इन द सब्जेक्ट मैटर, बट हमारे यहाँ पे कहा है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का कोई इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट मैटर के अंदर। उसके बाद आपको क्या देखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी या फिर ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस या फिर गेन। जब हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वहां पे कोई भी डॉक्ट्रिन नहीं है ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस या गेन। यहाँ पे बेसिकली जो पार्टीज हैं उनका इंटरेस्ट किस पे है, उनका इंटरेस्ट है हमारे सब्जेक्ट मैटर में। बट वेजरिंग अग्रीमेंट की अगर बात करो तो दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन लूजिंग और गेनिंग अलोन। उनके लिए सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस और गेन पे ही डिपेंडेंस है। कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैलिड होते हैं, बट वेजरिंग अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इनके बेसिस ऑफ डिफरेंसेस जो है मीनिंग, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, अनसर्टेन इवेंट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस या फिर गेन, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले एक बार दोबारा से इसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। मीनिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, जबकि आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जो कि एक अनसर्टेन इवेंट है। वेजरिंग अग्रीमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है और ये डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं होते हैं हमारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, बट वेजरिंग अग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। अनसर्टेन इवेंट होता है, बट अनसर्टेन इवेंट इज अ कोलैटरल टू द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो उसके साइड की चीज है। बट वेजरिंग अग्रीमेंट में मेन चीज ही क्या है, आपका अनसर्टेन इवेंट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करो तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, वेजरिंग अग्रीमेंट्स नहीं होते हैं, बट जो सारे वेजरिंग अग्रीमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इंटरेस्टिंग पार्टीज का जो इंटरेस्ट की बात करो तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का इंटरेस्ट किस में होता है, सब्जेक्ट मैटर में, बट वेजरिंग अग्रीमेंट में उनका इंटरेस्ट किस चीज में होता है, जीतने में या फिर हारने में। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस या फिर गेन की अगर मैं बात करूं तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट वेजरिंग में क्या होता है, उनको बस मतलब है अपने जीतने से या फिर अपने हारने से। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड अग्रीमेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे से आप लोगों को समझनी है। अब हम बात करते हैं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना है टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो सेक्शन 32 और सेक्शन 33 को बात करते हैं। वो बात करता है अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो अपने आप में वैलिड है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ओनली इफ इट इज अबाउट परफॉर्मिंग और नॉट परफॉर्मिंग ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ठीक है, जैसे कि इलस्ट्रेशन देखते हैं, x मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद y टू बाय y's dog if x survives z. This contract cannot be enforced by law unless and until z dies in x lifetime. ठीक है, अब उसने बोला कि अगर तो y's dog अगर x survives z, मतलब उससे पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तभी मैं तेरे कुत्ते को खरीदूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है until z dies in x lifetime. इलस्ट्रेशन 2 की अगर हम बात करें, X agrees to pay by a sum of money, अगर जो है सर्टेन शिप है जो कि गई थी वो वापस नहीं आती, अब वो शिप क्या हो जाती है, वो शिप संक हो जाती है, डूब जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स जब वो शिप सिंक कर जाती है। तो यहाँ पे डूइंग और नॉट डूइंग ऑफ अ थिंग डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो जैसे कि सी इंश्योरेंस होती है, अगर हमारी कोई भी नुकसान हो जाता है शिप को या फिर उसके माल को, तो आप सी इंश्योरेंस को भी क्लेम कर सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कंडीशन फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू मस्ट बी अ फ्यूचर इवेंट एंड इट शुड बी अनसर्टेन। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका डिपेंडेंट होना चाहिए इस इवेंट के ऊपर जो कि एक फ्यूचर इवेंट है, बट जो सर्टन है, बट सर्टन एंड श्योर टू हैपन दैट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका जो ये फ्यूचर इवेंट है ये अनसर्टन है तभी हम उसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, बट अगर आपका जो फ्यूचर इवेंट है वो एक सर्टन इवेंट है, वो अपने आप में सर्टन है कि ये चीज होएगी ही होएगी, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली अनसर्टेनिटी होना बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंडीशनल ऑन द अनसर्टेन इवेंट। तो आपको क्या कहना है, द सेट इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू द
कॉन्ट्रैक्ट। तो जो आपका इवेंट है, जो हम बोल रहे हैं कि अनसर्टेन चीज है, वो कोलैटरल होनी चाहिए हमारे मेन कॉन्ट्रैक्ट को। तो जो आपका इवेंट है कि कोई चीज को आप करोगे या फिर कोई चीज को नहीं करोगे, इज डिपेंडेंट ऑन द इवेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंडेंट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या कह रहा है कि इवेंट on whose happening or non-happening of the event on which the performance of the contract is dependent should not be a part of the consideration. Basically consideration आप लोग पढ़ के आए हो सेक्शन 2D के अंदर, प्राइस ऑफ एनीथिंग, ये चीज कंसिडरेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन से एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं कि कोई इवेंट हैपन होगा या नहीं होगा, दैट शुड बी डिपेंडेंट ऑन and that should be collateral to the contract and should exist independently. उसको independently exist करना चाहिए to the कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमारे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आपने किसी फायर इंश्योरेंस का किया या फिर थेफ्ट इंश्योरेंस का किया, या फिर अब आप लोगों को पता है कि हम अपने फोन इंश्योरेंस करते हैं, फिजिकल डैमेज की इंश्योरेंस करते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं अगर कल को मेरा फोन टूट गया तो आप मुझे इतने पैसे दोगे, आप उसकी स्क्रीन के मुझे इतने पैसे दोगे। तो ये क्या हो गया, ये कोलैटरल, ये एक कंडीशन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे टू डू और नॉट टू डू समथिंग, मतलब आप पैसे दोगे या नहीं दोगे विल डिपेंड ऑन अ फ्यूचर थिंग, जो कि फोन टूटेगा या नहीं टूटेगा, जो कि अनसर्टन है। अगर सर्टनिटी है कि फोन टूटेगा ही टूटेगा तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक्स एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट विद वायर एंड प्रोमिसेस टू डिलीवर 10 बुक्स टू हिम, वाई प्रोमिसेस टू पे 2000 रुपीज अपॉन डिलीवरी। ये अपने आप पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वाई की ऑब्लिगेशन है डिपेंड ऑन द इवेंट विच इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज डिलीवरी ऑफ द बुक्स, बट इट इज नॉट अ कोलैटरल इवेंट। तो क्या देखना है कि सबसे पहले कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक कोलैटरल इवेंट होना जरूरी है, कोलैटरल इवेंट का होना जरूरी है जो कि डिपेंडेंट है ऑन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑन मेन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जब तक आपका जो कोलैटरल इवेंट है वो डिपेंडेंट नहीं है ऑन द मेन थिंग, तो वो अपने आप में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे जब उसने बोला, एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया विद वाई कि मैं तुझे 10 बुक्स दूंगा और तू मुझे 2000 रुपये देगा और डिलीवरी, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक ऑफर हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस बन गया, और ये प्रॉमिस में जब 2000 रुपये मिले तो ये कंसिडरेशन बन गया और ये बन गया एक अग्रीमेंट, और ये अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल है बाय लॉ, तो ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, ये कोलैटरल इवेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या देखना है कि इवेंट जो है शुड नॉट बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रोमिसर, इवेंट को किसी की भी डिस्क्रिशन पे नहीं होना चाहिए, इवेंट अनसर्टेन होना जरूरी है, जहाँ पे आपकी उसको सर्टेनिटी के बारे में आपको नहीं पता है। इवेंट जो कि आप कंसिडर कर रहे हो फॉर कंटिंजेंसी शुड नॉट एट ऑल डिपेंड अपॉन एनी ऑफ द पर्सन, मतलब प्रोमिसर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो एक टोटली फ्यूचरिस्टिक इवेंट होना चाहिए, अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। एक्स ने प्रॉमिस किया कि वाई को वो 10,000 रुपए देगा अगर वाई लीव्स दिल्ली फॉर लंदन ऑन 31 मार्च 2019। ये क्या है, ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि गोइंग टू लंदन कैन बी विद इन वाइज विल बट इट इज नॉट मेरली हिज विल, वो बहुत सारी और कंडीशन के ऊपर है, क्या उसको जॉब मिलती है नहीं मिलती, क्या उसके पास वीजा मिलता है नहीं मिलता, क्या जो लंदन की एम्बेसी है उसको, यूके की एम्बेसी है उसको वीजा ग्रांट करती है, क्या उसके बैंक के अंदर उतना बैंक बैलेंस है या फिर नहीं। तो ये विल के ऊपर तो डिपेंडेंट है, बट सिर्फ उसकी विल के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है, काफी सारे अनसर्टेन इवेंट्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट है। प्रोविजंस जो कि रिलेट करते हैं टू इन्फोर्समेंट ऑफ द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से दिए हुए हैं, 32 से लेके 36 तक दिए हुए हैं, जो कि एज फॉलोज हैं। सबसे पहली कंडीशन जो हमें पढ़नी है, अगर आप बात कर रहे हो इन्फोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंटिंजेंट है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो जब आप बात करते हो इस चीज की कि इन्फोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आप बात कर रहे हो टू डू समथिंग या फिर abstain from doing something is an uncertain future event that will happen or not happen. However, contract cannot be enforced by law unless that event takes place. तो अब जब मैं बोल रही हूँ to do or not to do something, जैसे कि फायर इंश्योरेंस में to pay or not to pay
ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट जो कि है फायर। अब यहाँ पे आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कब इन्फोर्स करोगे? जब आग लगेगी तभी तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करोगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स किया जा सकता है? अनटिल अनलेस वो इवेंट टेक प्लेस करता है, जो कि इवेंट क्या है? अनसर्टेन है। आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकते। इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, अगर आग लगी ही नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 32 हमारा ये बात कहता है। सेक्शन 32 हम लोग पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट आपकी किस पे डिपेंडेंट है? ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इन्फोर्स आप तभी करा सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को जब वो जो अनसर्टेन चीज है वो एक्चुअली में होगी, तभी उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है। इलस्ट्रेशन है, एक्स प्रॉमिस करता है कि वो वाई को 1 लाख रुपए देगा इफ ही मैरीज जेड द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द नेबरहुड। ये अपने आप में एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये डिपेंड है, ये अनसर्टेन है, ये डिपेंड करता है नॉट ओनली ऑन द विल ऑफ वाई बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि वो लड़की क्या बोलती है, उसके माँ बाप क्या बोलते हैं, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं है, क्या उसकी एज है क्या नहीं है, तो ये सब कुछ पे डिपेंड करता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो जेड है, जो कि जो प्रिटीएस्ट गर्ल इन द नेबरहुड है, अगर वो ही मर जाती है एक कार एक्सीडेंट में, तो जो हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट था, जिसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिपेंडेंट था, जो आपकी इन्फोर्समेंट थी वो डिपेंडेंट थी, वो क्या हो गया? वो इम्पॉसिबल बन गया। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वॉइड बन गया। तो बेसिकली जो अनसर्टेन इवेंट है, अनसर्टेन इवेंट अगर तो इम्पॉसिबल हो गया, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या हुआ? तो ये वॉइड बन जाएगा। बट अगर ये अनसर्टेन इवेंट हैपन हो जाता है, तभी दिस अनसर्टेन इवेंट हैपन्स, तभी आप इसको इन्फोर्स करा सकते हो। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है? इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग। ठीक है, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आप डिस्कस कर रहे हो कि आप कोई काम करोगे या फिर नहीं करोगे। इफ एन अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन कैन बी इन्फोर्स, जब वो चीज नहीं होती है, जब वो चीज इम्पॉसिबल हो जाती है। इफ द इवेंट टेक्स प्लेस, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वॉइड हो जाएगा। बेसिकली सेक्शन 32 का उल्टा, सेक्शन 32 का उल्टा जो हमने 32 में पढ़ा उसका एग्जैक्टली उल्टा है सेक्शन 33। तो क्या कहता है? जैसे कि एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। एक्स प्रॉमिस करता है वाई को कि वो उसको कुछ पैसे देगा अगर सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न, शिप जो है वो डूब जाती है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द शिप सिंक्स। ऑन द अदर हैंड, इफ द शिप रिटर्न्स देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो बेसिकली एक्स ने प्रॉमिस किया था वाई को कि अगर वो शिप डूब जाती है, वो शिप संक कर जाती है, शिप संक कर गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड। बट अगर शिप रिटर्न कर जाती है, शिप रिटर्न करती है, क्योंकि इसने बोला था डज नॉट रिटर्न पे तुझे पैसा दूंगा, डज नॉट रिटर्न पे पैसा दूंगा, तो ये वैलिड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और इसको आप इन्फोर्स करा सकते हो। बट अगर ये शिप रिटर्न कर जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? 32 और 33 एग्जैक्टली एक दूसरे के उल्टे हैं। वो कि एक में आपको देखना है कि अगर तो वो अग्रीमेंट फॉलो हो गई, अगर तो जो कंडीशन थी वो अग्री हो गई, जो कंडीशन थी पॉसिबल होने की, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि वो सेक्शन 32 हो गया। बट अगर वो कंडीशन थी कि वो चीज रिटर्न नहीं करेगी और वो रिटर्न नहीं करती है, तो वो वैलिड हो गई। तो अब आपको क्या देखना है? एक सेकंड के लिए हम अगर सेक्शन 32 और 33 को पढ़े तो इनकी लैंग्वेज क्या कहती है, सबसे पहले एक बार ये देखो दोबारा से। ठीक है, 32 कहता है इफ इन्फोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों की लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे बैराक की तो यही कहती है कंटिंजेंट ऑन, अब अलग होगी, ठीक है, ऑन इवेंट हैपनिंग या फिर इवेंट नॉट हैपनिंग। तो बेसिकली जहां पे आपको इन्फोर्स कब करा सकते हो? जब वो इवेंट हैपन होता है। इवेंट हैपनिंग या नॉट हैपनिंग कौन सा इवेंट है? अनसर्टेन इवेंट है, अनसर्टेन इवेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस। अगर आपने अपने घर की फायर इंश्योरेंस करी है, अगर फायर इन हाउस, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? इन्फोर्स करा सकते हो और ये बन जाएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट नो फायर इन हाउस,
तो आप इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते और ये क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। तो इन्फोर्समेंट कब हो सकती है, जब वो इवेंट हैपन करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इवेंट नॉट हैपनिंग, तो आपने ये बोला, आपने ये बात बोली कि मैं X will give 2 lakh on not returning of ship। अगर शिप जो है हमारी रिटर्न्स, तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकते हो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, नॉट इन्फोर्स। बट अगर आपकी शिप, ये आपका पानी है और ये ड्राउन कर जाती है, सिंक कर जाती है, तो इट इज नॉट रिटर्निंग, तो इवेंट नॉट हैपनिंग पे बात हो रही थी, तो आप इसको अब इन्फोर्स करा सकते हो और ये क्या बन जाएगा, वैलिड बन जाएगा। तो 32 और 33 का डिफरेंस आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोग इन दोनों सेक्शंस को अच्छे से याद रखना, और एक चीज याद रखना कि दोनों में बात हो रही है इन्फोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग और इवेंट नॉट हैपनिंग, ये दो हैं 32 और 33। अब तीसरी कंडीशन क्या कहती है, तीसरी कंडीशन ये कहती है जहां पे कंडीशन 3 क्या है, जहां पे व्हेन एन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। अगर किसी फ्यूचर कंडक्ट है किसी लिविंग पर्सन का, अगर आप उसको डीम कर देते हो इम्पॉसिबल, तो इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन हाउ अ पर्सन विल एक्ट एट अ फ्यूचर टाइम, कैसे वो बंदा एक्ट करेगा एक फ्यूचर टाइम पे, तो आप इस इवेंट को क्या करोगे, कंसिडर मान लोगे व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग व्हिच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द इवेंट टू हैपन। सेक्शन 34 यही कहता है, जहां पे हम डील कर रहे हैं कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन की, और आप उस कॉन्ट्रैक्ट वो कंटिंजेंट है ऑन टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल, क्योंकि वो फ्यूचर कंडक्ट है ऑफ अ लिविंग पर्सन और आपको नहीं पता कि वो बंदा कैसे रिएक्ट करेगा। एग्जाम्पल देते हैं, एक्स अग्री करता है टू पे वाई 1 लाख रुपए इफ वाई मैरीज जेड, However, Z marries A. Z ने किसी और से ही शादी कर ली, तो the marriage of A to Z is now considered impossible, although it is possible अगर वो उसके साथ दूसरी शादी करता है। तो बेसिकली जहाँ पे हम कंडक्ट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन कंडक्ट की बात कर रहे हैं, और वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे सेक्शन 34 लगेगा, जो कि हमारी कंडीशन नंबर 3 है। कंडीशन नंबर 4 कहती है कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग विद इन द फिक्स्ड टाइम। आपने एक टाइम पीरियड सेट किया था, इस टाइम के बीच में अगर ये होएगा तभी उसको हम क्या मानेंगे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि आप कोई काम करोगे या फिर आप कोई काम नहीं करोगे, और वो डिपेंडेंट है फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे जो कि हैपन करे एक फिक्स टाइम के अंदर। जैसे कि अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है सिर्फ 1 साल की, तो वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अगर वो टाइम पीरियड लैप्स कर जाता है। अगर मैंने फायर इंश्योरेंस ली थी सिर्फ 1 साल की, या फिर फोन इंश्योरेंस ली थी, फायर इंश्योरेंस भी रहने दो, फोन इंश्योरेंस की बात करते हैं यहाँ पे हम। फोन नया नया खरीदा, मेरे को बड़ा डर लग रहा था, मैंने आईफोन खरीदा था, बड़ा ही महंगा आया था, तो मैंने 1 साल की इसकी फोन की इंश्योरेंस ले ली। अब अगर तो ये फोन टूट गया तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा दे देगी, तो इट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। बट अगर ये 1 साल के अंदर ये फोन नहीं टूटा और पैसा मुझे नहीं मिला, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, जैसे कि टाइम पीरियड लैप्स कर देता है। इट इज ऑल्सो वॉइड इफ बिफोर टाइम फिक्स द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। अगर वो फोन को मैंने बेच ही दिया तो वो जो इवेंट है वो भी इम्पॉसिबल हो गया, जो कि हमारा सेक्शन 35 कहता है, पैरा नंबर 1। ठीक है, एक्स प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ pay to Y a sum of money if certain ship returns before 1st April 2019। 1 अप्रैल 2019 से पहले ये शिप आ गई तो मैं इतना पैसा दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्फोर्स इफ द शिप रिटर्न्स विद इन द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, बट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अगर तो ये शिप सिंक कर जाती है या फिर ये शिप 1 अप्रैल 2019 के बाद आती है। तो जहां पे वो फिक्स्ड टाइम पीरियड की बात हो रही है, फिक्स टाइम पीरियड का आपने स्टिपुलेशन कर दिया, वहां पे क्या होएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा जैसे कि जैसे वो टाइम पीरियड लैप्स कर जाएगा। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन कहती है अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स पीरियड। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आपने डिस्कस किया था कि आप कोई काम करोगे या फिर नहीं करोगे जो कि किसी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट है, डज नॉट हैपन विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, मे बी इन्फोर्स्ड बाय द लॉ व्हेन द फिक्स टाइम पीरियड हैज एक्सपायर्ड एंड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड और बिफोर द टाइम हैज एक्सपायर्ड इफ इट बिकम्स सर्टेन दैट सच इवेंट विल नॉट हैपन।
तो या तो वो टाइम पीरियड के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, या फिर आपको सर्टेनिटी हो गई कि ये इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर हो भी नहीं सकता। सेक्शन 35 पैरा 2 यही बात कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स कर सकते हो विच आर कंटिंजेंट ऑन अ स्पेसिफिक इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को कि वो उसको कुछ पैसे देगा अगर वो सर्टन शिप जो है डज नॉट रिटर्न बिफोर 31 मार्च 2019। कॉन्ट्रैक्ट को आप कब इन्फोर्स कर सकते हो? जब वो शिप नहीं आती है 31 मार्च 2019 को। ऑल्सो अगर वो शिप 31 मार्च 2019 से पहले बर्न्ड हो जाती है या फिर संक हो जाती है, सिंक कर जाती है बिफोर द गिवन टाइम, तब भी आप इसको इन्फोर्स कर सकते हो, क्योंकि ये जो इसका रिटर्न है वो इम्पॉसिबल बन गया और आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हो। तो क्या समझने की बात है कि जहां पे आपने डिस्कस किया था कि आपने कोई टाइम पीरियड दिया था, अगर तो वो चीज उस टाइम पीरियड तक नहीं हुई तो आप उसको इन्फोर्स कर सकते हो, या फिर अगर उस टाइम पीरियड से पहले ही आपको कोई चीज इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये इवेंट होना अब इम्पॉसिबल हो गया है, तब भी आप उसको क्या कर सकते हो? इन्फोर्स कर सकते हो। ठीक है। सिक्स कंडीशन क्या कहती है? सिक्स कंडीशन ये कहती है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, वो वॉइड होगा। तो अगर एक अग्रीमेंट है जहां पे आपने डिस्कस किया है कि आप कोई काम करोगे या फिर नहीं करोगे और वो बेस्ड है ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये अग्रीमेंट अपने आप में वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जब इम्पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट है और वो नोन है टू द पार्टीज या फिर नॉट टू द पार्टीज टू द अग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज मेड, तो सेक्शन 36 क्या कहता है कि ये अग्रीमेंट को आप वॉइड करोगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स प्रॉमिस करता है टू पे बाय 500 रुपीज अगर दो स्ट्रेट लाइंस इनक्लोज जो है एक स्पेस के अंदर वो मीट करती हैं। अब आप मुझे बताओ, आप लोग सब थोड़ा सा मैथ्स पढ़ के आए हो अपने स्कूल्स में भी, ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं क्या ये कैन दे एवर मीट? इफ दे कैन नेवर मीट देन इट इज नो अग्रीमेंट। क्या आप बोल रहे हो अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल थिंग क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ओके। अब क्या समझना है कि कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है हमारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे आप क्या डिस्कस करते हो कि आप कोई काम करोगे, इफ द फ्यूचर इवेंट अकर्स देन दैट विल बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय द पार्टीज एंड द लायबिलिटी विल बी टेकन बाय द ऑफरर। इंश्योरेंस कंपनी हो गई हमारी ऑफरर जो कि लायबिलिटी लेगी। All insurance like life insurance, marine insurance, fire insurance and other insurances, the offerer promise to take the risk of the offeree against the incident to do or not to do something, and for that thing they agree to pay a certain amount of money जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है। तो contingent contract क्या can be used in a contract of guarantee as well, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वारंटी के अंदर भी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जनरली कहाँ पे यूज होती है? जहाँ पे जो सप्लायर है डज नॉट हैव अ रिलेशनशिप विद द काउंटर पार्टी। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आप नेगोशिएशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली कब होता है? जब नेगोशिएटिंग पार्टी फेल टू रीच एट एन अग्रीमेंट, तब हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो एप्लीकेशन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। We can use contingent contract in mergers and acquisitions also, depending on the deal, depending on the payment, कि कितना अर्न आउट हो रहा है, सेलर नोट क्या है, बायर स्टॉक क्या है, सेलर की प्रोसीड्स क्या होंगी, इन सब को डिपेंड करते हुए आप एक डील को फाइनलाइज कर सकते हो। और ये सारे क्या होंगे? ये सारे कंटिंजेंट पेमेंट्स होंगी जो कि कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट होना चाहिए बायर और सेलर के बीच में, और उसी के द्वारा ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कंटिंजेंट पेमेंट्स को आप कर सकते हो बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट और नॉट हैपनिंग। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी हमारे कमर्शियल एप्लीकेशन है एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। अब कुछ केस लॉस पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है इन केस लॉस के अंदर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। तो जहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वर्सेस एजी अर्थोन, क्या हुआ कि केस जो इन्वॉल्व था सप्लाई ऑफ टिम्बर टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। Timber was to be approved by the superintendent of a factory. He did not approve the timber actually supplied. ठीक है। तो क्या बोला गया? सप्लायर ने सू किया गवर्नमेंट को फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटेंडिंग कि जो टिम्बर कॉरेस्पॉन्डेड विद डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट और जो उनको अप्रूव करी गई है वो डिफरेंट है। Two possible approaches to the solution of the problem of this kind. क्या solution है? One is to regard the contract as an absolute subject only to the approval, in which court ने क्या देखा? Court should be able to see whether the goods answered their description in the contract and rejection being arbitrary, it should be set aside. And
An argument in the support of this approach is that if the goods can be rejected arbitrarily, अगर उन goods को आप अपनी whims and fancies पे अपनी sweet will के हिसाब से आप कर सकते हो तो reject कर सकते हो, तो फिर तो हम ये बोलेंगे कोई contract ही arise नहीं किया है। अब क्या देखना है, जो ये सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये अपने आप में रिड्यूस कर जाएंगे और जो गवर्नमेंट है उनको बाय करना होगा इफ द सुपरिटेंडेंट सो लाइक्स। सो दिस कैन हार्डली बी डिस्क्राइब्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट है उसको बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है, उनकी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से चीजें हो रही है। हेंस टू गिव सम मीनिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या देखना है कि जो अप्रूवल है सुपरिटेंडेंट का वो भी आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, आर्बिट्ररीली उनको किसी भी चीज को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। उनका जो भी ओपिनियन है किसी भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर उनको रीजनेबल होना चाहिए और उनको अपने इस ओपिनियन के रीजंस को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। सेकेंड पॉसिबल अप्रोच क्या है कि आप इसको एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मान के चलो कि अगर तो अप्रूवल होता है, अप्रूवल होना या फिर ना होना इज अ कंटिंजेंट थिंग, इज एन अनसर्टेन थिंग, तो ये अपने आप में क्या होगा, ये अपने आप में कोलैटरल हो जाएगा टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस could not be demanded till such approval। तो ट्रायल कोर्ट ने क्या अडॉप्ट किया, ट्रायल कोर्ट ने फर्स्ट वाला जो सिचुएशन थी उसको अडॉप्ट किया जहां पे उन्होंने बोला कि सुपरिटेंडेंट को अप्रूवल तो देना है बट सुपरिटेंडेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो आर्बिट्ररी अप्रूवल ना दे या फिर रिजेक्ट कर दे गुड्स को। इट फेल्ट दैट सुपरिटेंडेंट अपने आप को एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट समझे और उसके डिसीजन को बायस नहीं होना चाहिए, देयरफॉर उसके डिसीजन को फाइनल नहीं मान सकते हो, क्योंकि जब हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो इंडिविजुअल बायस हो, वो इंडिविजुअल का किसी की तरफ कोई टिल्ट हो, तो उसको आपको ध्यान देना है। बट मद्रास हाईकोर्ट जो है उन्होंने इस अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने क्या बोला कि हम इसको सेकंड अप्रोच से देखेंगे, जहां पे हम क्या बोलेंगे कि सुपरिटेंडेंट साहब का अप्रूवल आएगा या नहीं आएगा इज एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट और वो हमारे जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उससे कोलैटरल माना जाएगा, और उन्होंने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बोला। तो contingency was not fulfilled and hence here there was no question of any action for breach. Position would be different where the goods have already been supplied and the only thing that the contract says is that the buyer shall pay when he is in a position to pay. तो आपको क्या देखना है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे हमारे केसेस भी डिफर करते रहेंगे। दिस इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, लाइबिलिटी ऑलरेडी अराइज हो चुकी है, जैसे ही आपने गुड्स को सप्लाई कर दिया वैसे ही आपकी लाइबिलिटी अराइज हो गई टू मेक द पेमेंट। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि द पोजीशन वुड बी डिफरेंट, जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कहता है कि बायर जब मर्जी चाहे पे, ये अपने आप में करेक्ट कंडीशन नहीं होगी और ये अपने आप में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी तो अराइज हो गई है जैसे ही आपको माल सप्लाई किया गया है, जैसे ही आपको गुड्स सप्लाई करे गए हैं। तो बेसिकली जब हम बोल रहे हैं कि मेकिंग ऑफ पेमेंट एट वंस ईज वाज ओनली अ पर्सनल कंसेशन, अब जैसे अगर मैं आपके साथ डील करती हूँ या फिर आपको पता होगा कि आपके घर के पास अगर कोई ग्रोसरी की शॉप है, कभी कभी हमारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं उनके साथ कि हम उनको बोलते हैं भैया मैं ना बाद में पैसे दे दूंगी या फिर मेरे पापा पैसे दे देंगे, तो ये क्या है, ये कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट आपको पैसा तो उनको देना ही देना है, क्योंकि आपने अगर उनसे कुछ गुड्स खरीदे हैं तो आपको उनको पैसे देना बनता है। बट ये जो चीज है कि मैं आपको बाद में पैसा दे दूंगी या फिर मेरे पापा पैसा दे देंगे, ऑल दिस डिपेंड्स ऑन सम पर्सनल कंसेशन, बट उसको भी आपको अब्यूज नहीं करना है और उस पेमेंट को प्रोलॉन्ग नहीं करना है अनरीजनेबल टाइम के लिए। तो मनी जिसको आप पे करोगे विद इन रीजनेबल टाइम, वही बात सही है और वही बोला गया कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब रमजान वर्सेस हुसैनी का केस पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे स्टिपुलेशन हुई थी दैट ऑन अ डे ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ द मॉर्गेज हाउस बाय द प्लेंटिफ डिफेंडेंट वुड एग्जीक्यूट अ सेल डीड ऑफ द हाउस इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 31, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे मेन कॉन्ट्रैक्ट कुछ और है, बट क्या हुआ कि जिस दिन पे रिडेम्पशन होगा उस मॉर्गेज हाउस का, जिस दिन पे उस मॉर्गेज हाउस को रिडीम किया जाएगा, जिस दिन पे वो मॉर्गेज से छूटा जाएगा, तो बेसिकली अगर क्या कहते हैं, अगर प्लेंटिफ ने अपने घर को मॉर्गेज किया हुआ है, गिरवी रखा हुआ है, जिस दिन पे वो गिरवी से छुड़वा के लेके आएगा उसी दिन वो डिफेंडेंट को एग्जीक्यूट कर देगा एक सेल डीड ऑफ द हाउस इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। तो क्या बोला गया कि ये अपने आप में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि दिस इज अ डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर इवेंट जो कि अनसर्टेन इवेंट है और ये जो कंडीशन है ये कोलैटरल है, तो ये अपने आप में क्या होगा, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब हरबख्श सिंह गिल वर्सेस राम रतन का केस पढ़ते हैं।
a contract for a sale of an unspecified share in the property. Sale deed to be executed, actual partition of the property has been held to be not a contingent contract क्योंकि capable of specific enforcement. अगर आपने बात करी है कि आपका जो शेयर है प्रॉपर्टी में वो अनस्पेसिफाइड है और आप उस अनस्पेसिफाइड शेयर का सेल डीड करना चाहते हो, तो वो इवेंचुअली अनसर्टन तो है नहीं, वो कभी ना कभी तो जाके होगा ही, तो वो क्या है, आप उसकी स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट भी करा सकते हो। तो यहाँ पे अनसर्टेन इवेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए क्या बोलेंगे कि ये अपने आप में एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अगर आप लोग ध्यान दें, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो बेसिकली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं हमने ये पढ़ा, और हमने पढ़ा कि आप कुछ करोगे टू डू या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट और नॉट हैपनिंग। ठीक है, सेक्शन 31 में हमने पढ़ा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। सेक्शन 32 और 33 को साथ में रखो, जहां पे इन्फोर्समेंट हुई है ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग, जैसे कि अगर आग लग गई तो फायर इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, और नॉट हैपनिंग, इवेंट नॉट हैपनिंग, इवेंट नॉट हैपनिंग कि अगर ये शिप नहीं आई इस तारीख तक तो आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 33। सेक्शन 33 में हमने बात करी व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट इज डीम्ड इम्पॉसिबल और ये डिपेंड किस पे करता है, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग बीइंग। अगर उसने बोला कि मैं राधा से शादी करूंगा या फिर मैं एक्स से शादी करूंगा, बट उसने किसी और से ही शादी कर ली है, तो वो भी इवेंट जो है वो लिविंग बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है, बट वो इम्पॉसिबल हो गया। सेक्शन 34 में हमने पढ़ा कि 34 में तो हमने ये पढ़ा था, 32 और 33 हमने साथ में कर लिया था। 35 में हमने दो चीजें पढ़ी, क्या पढ़ी कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, और कब वॉइड होएगा, जो कि आपने बोला था स्पेसिफाइड पीरियड के बीच में, स्पेसिफाइड टाइम के बीच में वो चीज होगी। जैसे कि मैंने अपनी फोन की इंश्योरेंस ली थी 1 साल के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के बाद वॉइड हो जाएगा। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, 35 सब क्लॉज 2 में क्या पढ़ा, ये सब क्लॉज 1 में पढ़ा, सब क्लॉज 2 में क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स कर सकते हो, जो कंटिंजेंट चीज है नॉट हैपन विद इन फिक्स पीरियड। अगर आपने बोला था कि ये शिप जब तक अगर 31 अप्रैल तक नहीं आएगी तो मैं क्या कर दूंगा, मैं 30 अप्रैल तक नहीं आएगी तो मैं इतना पैसा दूंगा, तो अगर वो शिप नहीं आती है उस फिक्स टाइम तक तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हो। या फिर अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि वो शिप जल गई है, तब भी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हो, क्योंकि ये बन गया है अनइन्फोर्सिएबल, ये इम्पॉसिबल बन गया है। उसके बाद अग्रीमेंट, जहां पे आप बात कर रहे हो कंटिंजेंट है ऑन एन इम्पॉसिबल थिंग। अगर कोई चीज इम्पॉसिबल बन गई है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अग्रीमेंट भी वॉइड होगा। जहां पे मैंने बात करी थी कि मैं कोशिश करूंगी कि क्या कहते हैं, मैं आपको 1 लाख रुपए दूं अगर ये शिप वापस हो जाती है, बट ये शिप अगर डूब जाती है, ये शिप वहां पे जल जाती है, या फिर इस शिप को हाईजैक कर लिया जाता है, तो जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो गया, तो ये अग्रीमेंट भी क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, हम लोगों ने वो समझा। हम लोगों ने ये समझा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और वेजरिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वेजर हम लोगों ने सेक्शन कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 30 के अंदर पढ़ा, सेक्शन 31 के अंदर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो वो कोलैटरल चीज है वो सब्सिडरी है टू द मेन थिंग, बट वेजरिंग में वो मेन चीज है। वेजरिंग में आपकी बात हो रही है सट्टे की, आपकी बात हो रही है बेटिंग की, आपका लॉस या गेन का ही मेन फोकस है। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल गेन या लॉस के ऊपर डिपेंड करता है, बट
डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल गेन और लॉस के ऊपर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड नहीं करता है। सारे के सारे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट सब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। वेजरिंग जो होता है वो अपने आप में वॉइड माना जाता है, बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सब कुछ हम लोगों ने आज के इस सेशन में पढ़ा, तो आई होप आप लोगों को एक अच्छी क्लैरिटी मिल गई हो कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, और आप लोगों को समझ आया हो कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि सेक्शन 31 से लेके 36 के अंदर हैं, कि आप क्या करोगे, जैसे कि आपके फायर इंश्योरेंस, कमर्शियल एप्लीकेशन पढ़ा, फायर इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, गारंटी, ये सारे अग्रीमेंट्स, इवन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के अंदर भी आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपसे क्लास के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्मली सारे इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट एक एक्सेप्शन कौन सी है वो आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में लिख के। एक चीज का और ध्यान रखना कि जो इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए। अगर अनसर्टेनिटी नहीं है तो ये अपने आप में क्या नहीं माना जाएगा, अपने आप में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड करनी है, लॉ सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करना है, और क्या करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोग इस लेक्चर को क्लास नोट्स देख सकते हैं, लेक्चर को देख सकते हैं, और आप लोग डेली प्रैक्टिस पेपर्स को भी देख सकते हैं। आप लोग को हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड मुझे मिले मेरे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में, जहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि परफॉर्मेंस से लेके बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाए, ऑब्लिगेशंस क्या हैं पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, तो उन सबको हम पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेक्चर में। जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।